चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क दिया था उसको सबको रिकॉल करते हैं और थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। इसके पहले कुछ चीजें जिस पे ये होमवर्क था, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख रहे, एक बार मैं कवर अप कर देता हूँ, उसको कवर अप कर देता हूँ तो हम लोग आपको फिर से वापस से जो लोग क्लास नहीं भी किए हैं उनको भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो गॉस थ्योरम आपको बताया था, ये वाली चीजें प्रूव की थी मैंने। ठीक है, गॉस थ्योरम का 3 स्टेटमेंट था। सबसे पहला ये फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विथ एरिया वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया वेक्टर से, इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ एक क्वेश्चन जो है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट पे बनेंगे और कुछ एक क्वेश्चन जो है वो ई डॉट डी ए पे बनेगा, राइट। तो ये दो तरीका है फ्लक्स, हर बार फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स एक बार चार्ज के टर्म्स में और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पहला वाला टर्म पे भी दूसरा वाला टर्म पे भी। तो मैंने दूसरा वाला टर्म क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और ई डॉट डी ए पे 2-3 क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसमें सबको ध्यान ये रखना है कि क्यू इन का मतलब है जो चार्ज होता है वो इनसाइड कंप्लीट होना, इनसाइड होना चाहिए आपका कोई भी क्लोज सरफेस के, और वो क्लोज सरफेस आपका क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है बस होना चाहिए क्या कि सेंटर पे होना चाहिए या उसके अंदर होना चाहिए, बाहर रहेगा तो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। उसी के कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था और यूज बताया था और समझाया था कि इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन दिए थे और सबका क्वेश्चन करवाया था, क्यूब का क्वेश्चन बहुत सारा करवाया था, ये सारी चीजें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी भेजा था मैंने, तो अगर आप सॉल्यूशन नोट्स भी देखते तो मैक्सिमम जगह पे आपको चीजें समझ में आ जाती। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्यू बाई, देखो इस जगह पे जो चार्ज है आपका इनसाइड है, ठीक है, क्यू कंप्लीटली इनसाइड है, तो इसमें कंप्लीटली इनसाइड है तो फ्लक्स आपका क्या होगा, सॉल्यूशन में ब्लू कलर से कर रहा हूं, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनसाइड है तो आपको तो पता है ऑलरेडी, इनसाइड चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, पहला का आंसर सिंपल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर, यहाँ पे भी चार्ज देखो हेमिस्फीयर के अंदर है, ये हेमिस्फीयर है दिया हुआ लेकिन हेमिस्फीयर के अंदर है चार्ज, तो हेमिस्फीयर के अंदर होने के वजह से यहाँ पे भी आपका जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी हो गया। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है ये सब, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे या कंपटीशन में आएंगे, बोर्ड्स में आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ना। आउटसाइड ऑफ स्फीयर, जब क्यू चार्ज आउटसाइड में है यानी बाहर है, तो अंदर कितना चार्ज होगा बाबू। बहुत लोगों ने आंसर ये दिया है कि फ्लक्स कांट बी कंसिडर्ड, नहीं ऐसा नहीं है, फ्लक्स हम लोग कंसिडर तब नहीं कर सकते जब वो ओपन सरफेस हो, ओपन सरफेस रहेगा तब कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हेमिस्फीयर का, सनवाज हेमिस्फीयर का क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब चार्ज बीचों बीच हो, ये चार्ज हेमिस्फीयर के अंदर है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, चार्ज जो है हेमिस्फीयर के बीचों बीच नहीं है, अंदर है, तो अंदर है तब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, सनवाज आपका डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, अगर अंदर रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, स्फीयर रहे, हेमिस्फीयर रहे और उसके अंदर रहेगा, तो अंदर रहेगा तो फिर आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। बाहर रहेगा तब हमको सोचना पड़ेगा, या बीचों बीच रहेगा तब आधा आधी हो सकता है, बीचों बीच रहे तब आधा आधी होगा, लेकिन बीचों बीच नहीं रहेगा तो फिर आधा आधी नहीं होगा, अंदर रहेगा तो क्यू एप्सिलॉन। अब इसमें सोचेंगे सी वाला में, तो सी वाले में चार्ज बाहर क्यों चार्ज, तो अंदर कितना चार्ज है, अंदर चार्ज हुआ 0, तो अंदर 0 चार्ज, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0 बाई एप्सिलॉन नॉट।
बाहर चार्ज क्यू यानी अंदर कितना, अंदर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, और 0 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 0, तो इसका आंसर होगा 0। बहुत लोगों ने ये इसमें क्या किया था कि कंसिडर किया था, बोला था कि सर कांट बी कंसिडर्ड, कांट बी कंसिडर्ड इसमें नहीं होगा, सिर्फ कांट बी कंसिडर्ड उसी में कर सकते हैं जिसमें हम लोग का सरफेस क्लोज नहीं हो, बट इसमें तो सरफेस क्लोज है ना, यहाँ पे हो जाएगा 0। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आने पे हम लोगों को क्या करना है कि जो चार्ज है वो चार्ज बीचों बीच है। अभी यहाँ पे आप बाई 2 कर सकते हो, इसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि स्फीयर है, तो यहाँ पे आपका स्फीयर कंसिडर करना पड़ेगा, तब फिर हम लोग निकाल सकते। देखो वापस से यही स्फीयर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मान लो आपने देखो ये देखा ना यहाँ पे कि ये वाला स्फीयर है हमारे पास रेड वाला, तो इस रेड वाले स्फीयर को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो रेड वाले स्फीयर को यहाँ पे भी रख देते, आ जाओ। ये रेड वाला स्फीयर अगर रहता, मान लो कंप्लीट स्फीयर रहता, तो कंप्लीट स्फीयर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ सेंटर है, तो सेंटर पे कितना, सेंटर पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो फाइव थ्रू अगर स्फीयर निकालोगे, ये कंप्लीट स्फीयर है, तो फाइव थ्रू मैं एस लिख रहा हूं यानी फाइव स्फीयर, तो फाइव ऑफ स्फीयर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन। अब ये फाइव थ्रू स्फीयर को हमने आधा आधा कर दिया, स्फीयर को तो आधा आधा कर दिया, और चार्ज बीचों बीच रहेगा, तो चार्ज बीचों बीच रहेगा, तो अब आप यहाँ लिख सकते हो 2 इंटू 5 ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू 5 ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि वो स्फीयर को आप दो भाग में बांटोगे, स्फीयर को आप कितने भागों में बांटोगे, दो भागों में, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 5 थ्रू 1 हेमिस्फीयर, तो 5 थ्रू 1 हेमिस्फीयर विल बी 5 थ्रू 1 हेमिस्फीयर will be q by 2 epsilon naught, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, जहां सिमेट्री लग सकता है वहीं डिवाइड होता है, जहां सिमेट्री नहीं लग पाता है वहां पे नहीं होता। जैसे ये बी वाला में चार्ज पूरा का पूरा अंदर था, तो पूरा का पूरा अंदर था तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रह गया, लेकिन यहाँ पे चार्ज पूरा का पूरा बाहर था, तो बाहर हो गया तो अंदर चार्ज 0, और जब चार्ज अंदर का चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। क्या ये सवाल सबको क्लियर हुआ? और बाकी लोगों को सिर्फ 18 लोगों का ही ऐसा है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? चलो 26-27 लोगों का यस हुआ है। चलिए ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अब कुछ एक बच्चे इसमें ये गलती कर रहे हैं इस सवाल में कि सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चार ही लाइन है तो चार ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के चार लाइन नहीं है, मैंने बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा में ऐसे ऐसे गया हुआ है, हर जगह ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां जहां गैप भी है उस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि यहाँ सिर्फ चार लाइंस थे तो चार लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड के थे, नहीं, हर जगह पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हर जगह पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो एंगल ले रहे हैं, मैंने एक बार एंगल 90 डिग्री बताया था, तो हर जगह एंगल 90 डिग्री ले रहे हैं, हर जगह एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। आप याद करो, मैंने ऐसे सवाल में आपको एंगल ऑलरेडी बता रखा था,
यहाँ पे कि ऐसे सवाल में हम लोग कैसा लेते हैं स्फीयर वाला। देखो एरिया वेक्टर, देखो तो यहाँ पे ये वाला सवाल देखिए। इस सवाल में आप देखो, इसमें जब डिटेल में बताया था तो बताया था कि एरिया वेक्टर डीएस एक एरिया वेक्टर है और ये इसी साइड में डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। तो इस सवाल में भी अगर आप बहुत जगह कंसिडर करोगे तो इसका एरिया वेक्टर हर जगह बनेगा। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर बनेगा, जहां जहां भी आप लोगे इस जगह पे भी एरिया वेक्टर बनेगा। सब छोटा छोटा एरिया वेक्टर, बहुत सारा एरिया वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो सबका एन कैप आएगा, एक जगह का एन कैप थोड़ी, सब जगह का एन कैप। तो इसी तरीके से इस सवाल में हमने देखा कि एरिया वेक्टर हर जगह जा रहा है। तो एरिया वेक्टर हर जगह जा रहा है, तो हम लोग बाकी जगह पे भी, जस्ट मिनट रुकिए, तो इस सवाल में आपको यहाँ पे क्या है कि एरिया वेक्टर हर जगह हर तरफ से हो रहा है। तो हम लोग उस सवाल में भी जब देखेंगे, सेम यही इसी टाइप के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन दिया था। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर, जब मैं सॉल्यूशन यहाँ से अभी सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो इसमें ब्लू कलर का यहाँ पे देखो, इस जगह पे एरिया वेक्टर जो होगा वो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा बाबू। ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? अभी सब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो रहा है? यस, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप किसी भी लाइन के साथ देखो, अगर उस लाइन के साथ तो एरिया वेक्टर का 0, फिर इस लाइन के साथ भी देखोगे तो एरिया वेक्टर का 0 होगा। ठीक है, हर लाइन के साथ कहीं पे भी आप देखो तो हर लाइन के साथ एरिया वेक्टर जो होगा वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 बनाएगा। और टोटल ये स्मॉल स्मॉल एरिया करके लोगे तो स्मॉल स्मॉल एरिया करके टोटल एरिया जब मिलाओगे तो टोटल एरिया का मतलब हुआ कि पूरे स्फीयर का एरिया। यहीं पे इसी सवाल में देखिए जो अभी दिखाया था, इसी में इस पूरे सवाल में कहां से कहां तक लिए एरिया देखो तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल एरिया कितना, पूरा स्फीयर का एरिया। पूरा स्फीयर का एरिया सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत लोग स्फीयर का एरिया, कुछ लोग पाई आर स्क्वायर ले लिए है, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। तो पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू, देखो ब्लू कलर से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पे आप फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई डॉट डी ए हो जाएगा, और ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए यहाँ पे लोगे, और ई डॉट डी ए यानी कि ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? कॉस, 1 सर। हाँ एग्जैक्टली 1। तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे cos 0 की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो E है, और इंटीग्रेशन करके यहाँ पे पुट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, और साथ में लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो और 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा। अब फाई का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर 4 ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। सेम चीज में इसी तरीके से पूरा का पूरा
नीचे वाला भी होगा, ठीक है। अब देखो ये इस सवाल में हम लोगों को एक चीज सोच के चलना है, ठीक है। अब इस सवाल में एक चीज, सारी चीजें वैसे ही इस सवाल में भी होंगी, बस यहाँ पे सेकंड वाले में क्या होगा कि इस जगह पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो हेमिस्फीयर, पूरा का पूरा सवाल जो है एकदम वैसा ही है, बस इस बार हेमिस्फीयर का एरिया लेना है। तो यहाँ पे कुछ एक बच्चे कंफ्यूजन में ये रह गए कि सर हेमिस्फीयर का अगर कंप्लीट सरफेस एरिया लेते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट सरफेस एरिया जो होगा, कंप्लीट सरफेस एरिया तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर सरफेस वाला, और नीचे जो बेस दिख रहा है आपको ये वाला, देखो जो रेड कलर से मैं अभी सिग्निफाई करूंगा, ये वाला बेस, क्या इस बेस का एरिया भी कंसिडर करना है? अब आपके माइंड में ये होगा कि सर ऊपर वाला 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आप सोचोगे कि सर एरिया जो लेना है वो 3 पाई आर स्क्वायर लेना है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस केस में आप 3 पाई स्क्वायर एरिया नहीं ले सकते हो। अब बोलोगे कि सर क्यों, आखिर क्या ऐसा रीजन है कि हम लोग इसको 3 पाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते? तो 3 पाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। रेडियल का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में। अब देखो नीचे वाला जो पार्ट है हेमिस्फीयर का, वो है ही नहीं। अब जब वहां पे है ही नहीं, तो इस डायरेक्शन में आप अब चाहोगे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेमिस्फीयर का नीचे वाला पार्ट पूरा मिसिंग है, और जब पार्ट ही मिसिंग है तो नीचे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं कर सकते। और नीचे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसमें एरिया जो कंसीडर करना है वो सिर्फ ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कंसीडर करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो हेमिस्फीयर का एरिया हो गया उसका आधा, और हेमिस्फीयर का आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए पूरा का पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हमारा आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये सवाल सबको क्लियर हुआ कि मैंने 3 पाई आर स्क्वायर कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अगर ऊपर और नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होता तो बातें अलग होती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। और बाकी क्या बोले सर? सबको समझ में आया कि यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, 3 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया? क्योंकि नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, नीचे वाला पार्ट ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे का पार्ट नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता देखो, तो आप नीचे का भी इलेक्ट्रिक, नीचे अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो आप नीचे का भी एरिया कंसिडर कर सकते थे, बट ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए हम लोग बेस का एरिया कंसिडर नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने ये एरिया कंसिडर किया है नीचे वाले का भी, बट इस क्वेश्चन में वो चीज करना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अब जैसे देखो ये वाला, हाँ, अब इस सवाल में अब आप अब कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे आपका सर एरिया क्या होगा। तो जब अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन एंड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज केप्ट इन इट, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू होल हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के लिए अब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे अब कंसिडर करने के टाइम में यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, और अब जब आप इसको ऊपर की ओर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसमें भी फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ई डॉट डी ए, इसमें भी एरिया वेक्टर आपको ऊपर की ओर कंसिडर करना पड़ेगा। जहां का भी एरिया वेक्टर है, सारे का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्लक्स होगा वो होगा ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और एंगल यहाँ पे भी हम लोग को 0 डिग्री लेकर के चलना होगा, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेट मारोगे तो वही चीज निकल के आएगा। लेकिन अब जब बेस का पूछा कि वो बेस के थ्रू कितना, देखो इसी सवाल में, ऊपर वाले सवाल में और नीचे वाले सवाल में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है भाई?
तो इस बार बेस के थ्रू पूछा है, पहले बार ऊपर वाला स्फीयर का ऊपर पार्ट के थ्रू पूछा था, कर्व्ड सरफेस के थ्रू पूछा था, तो यहाँ पे होल नहीं होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। ठीक है, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, होल नहीं होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ बेस के थ्रू पूछेगा, तो अब देखो बेस को जब नीचे से आप देखोगे तो बेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, सो बताओ, जे कैप, के कैप, आई कैप या माइनस जे कैप, ये बताइए। अगर इसको आप नीचे, जे कैप है। जे कैप या माइनस जे कैप, फिर से सोचो। इसका यहाँ पे बेस जो है वो बेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, अगर आप नीचे से देख रहे हो तो याद करो कि मैंने बताया था एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। अभी बताओ, सोचो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। यस, माइनस जे कैप। इसका डायरेक्शन जो होगा वो यहां से आप निकालोगे। चलो इसका मैं सॉल्यूशन जो कर रहा हूँ वो ब्लैक कलर से कर रहा हूँ। इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का नीचे की ओर होगा, ये एरिया वेक्टर नीचे जाएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ई का वैल्यू जो होगा, ई का वैल्यू है एरिया वेक्टर, ये ऊपर की ओर है, यानी ई कैन बी रिटन एज ई टाइम्स ऑफ वाई डायरेक्शन ऊपर है, तो वाई डायरेक्शन ऊपर है तो ई टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, और अगर इसका डायरेक्शन लिखोगे इस वाले का, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एरिया का, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो होगा ए टाइम्स ऑफ माइनस जे कैप, ए टाइम्स ऑफ माइनस जे कैप। अच्छा, अब आप बताओगे कि ये ए की वैल्यू कितनी होगी अब, 2 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, ए का वैल्यू कितना लेना है, सब ए का वैल्यू बताइए। जया का, ठीक है अश्विनी, 3 पाई आर स्क्वायर कैसे लेंगे अश्विनी, सब बताइए। सनी 2 पाई आर स्क्वायर, मुनमुन पाई आर स्क्वायर, अंशु पाई आर स्क्वायर, ज्योत्सना पाई आर स्क्वायर, और बाकी लोग, राज का 2 पाई आर स्क्वायर, प्रियांशु का 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ना तो 2 पाई आर स्क्वायर लेना है ना तो 3 पाई आर स्क्वायर लेना है। जिन्होंने पाई आर स्क्वायर बोला उनका आंसर सही है। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस यानी आधार, तो यहाँ पे जब जिसका पूछा तो एरिया भी तो उसी का लेना है ना, एरिया भी अपने को उसी का लेना है।